आज मैं मौजूद हूँ आपके बीच अपने प्रिय कवि प्रियदर्शन जी की कुछ कविताओं के साथ। ये पुस्तक नष्ट कुछ भी नहीं होता बड़ी प्रेरणादायक पुस्तक है। इस कविता संकलन पर मैंने कुछ अरसे पहले काम किया और प्रियदर्शन को समझने में, उनकी कविताओं को समझने में बड़ी सहायता मिली। कविता धर्मता पर, कवियों के उत्तरदायित्व पर और समय और समाज के प्रति जवाबदेही पर यह किताब उत्कृष्टतम किताब है। इसके फ्लैट पर से पहले मैं भूमिका स्वरूप कुछ आपसे कहना चाहूँगी जो कि प्रियदर्शन कह रहे हैं और मैं आपके साथ वो साझा करती हूँ। कविगण सही है कि यह वक्त आपका नहीं, कविगण सही है कि यह वक्त आपका नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं जिसे आप इस कदर संदेह और नफरत से देखें। इस वक्त बहुत सारे नामालूम से प्रतिरोध गुत्थम गुत्था में है। सदियों से चले आ रहे जाने पहचाने अन्यायों से यह वक्त हैवानियत को कहीं ज्यादा ढंग से पहचानता है। यह वक्त हैवानियत को कहीं ज्यादा ढंग से पहचानता है। यह अलग बात है कि हाथ मिलाने को मजबूर है उससे। सही है कि देह अब भी सह रही है चाबुक की चोट, लेकिन पीठ पर नहीं चेहरे पर। लेकिन पीठ पर नहीं चेहरे पर यह ज्यादा क्रूर दृश्य है। लेकिन ये भी क्या कम है कि दोनों अब आमने सामने हैं। लेकिन यह भी क्या कम है कि दोनों अब आमने सामने हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं आँख, एक दूसरे से मिला रहे हैं आँख। अपनी पसंद की 2-3 कविताएं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली कविता है तोड़ना और बनाना। आप लोगों ने जिन्होंने ये संग्रह पढ़ा होगा, नष्ट कुछ भी नहीं होता, बेहतरीन कविताओं में है ये। आप भी इसे देखें। बनाने में कुछ जाता है, बनाने में कुछ जाता है, लेकिन नष्ट करने में नहीं। बनाने में मेहनत लगती है, बुद्धि लगती है, वक्त लगता है। तोड़ने में बस थोड़ी सी ताकत और थोड़े से मंसूबे लगते हैं। इसके बावजूद बनाने वाले तोड़ने वालों पर भारी पड़ते हैं। वे बनाते हुए जितना हाफते नहीं, उससे कहीं ज्यादा तोड़ने वाले हाफते हैं। वे बनाते हुए जितना हाफते नहीं, उससे कहीं ज्यादा तोड़ने वाले हाफते हैं। कभी किसी बनाने वाले के चेहरे पर थकान नहीं दिखती। पसीना दिखता है लेकिन मुस्कुराता हुआ। पसीना दिखता है लेकिन मुस्कुराता हुआ। खरोंच दिखती है लेकिन बदन को सुंदर बनाती है। लेकिन कभी किसी तोड़ने वाले का चेहरा आपने ध्यान से देखा है? वह एक हाफता, पसीने से तरबदर, बदहवास चेहरा होता है जिसमें सारी दुनिया से जितनी नफरत भरी होती है, उससे कहीं ज्यादा अपने आप से। असल में तोड़ने वालों को पता ही नहीं चलता। असल में तोड़ने वालों को पता ही नहीं चलता कि वे सबसे पहले अपने आप को तोड़ते हैं। वे सबसे पहले अपने आप को तोड़ते हैं, जबकि बनाने वाले कुछ बनाने से पहले अपने आप को बनाते हैं। दरअसल यही वजह है कि बनाने का मुश्किल काम चलता रहता है, तोड़ने का आसान काम दम तोड़ देता है। कितनी आशावादी कविता है। इन आपदा विपदा की स्थितियों में, इन विपरीत क्रूर स्थितियों में, कुटिल स्थितियों में जीने की उम्मीद जिजीविषा फिर से दे देती है। तोड़ने वालों ने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी। रघुवीर साहब याद आए, एक मूर्ति ढहाता हूँ, एक मूर्ति। तोड़ने वालों ने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी, जलाने वालों ने बहुत सारी किताबें जलाई, नालंदा का संग्रहालय। लेकिन बुद्ध फिर भी बचे रहे। लेकिन बुद्ध फिर भी बचे रहे। ईसा का सलीब बचा रहा। कालिदास और होमर बचे रहे। अगर तोड़ दी गई चीजों की सूची बनाएं, अगर तोड़ दी गई चीजों की सूची बनाएं तो बहुत लंबी निकलती है। दिल से आह निकलती है कि कितनी सारी चीजें खत्म होती चली गई, कितने सारे पुस्तकालय जल गए, कितनी सारी इमारतें ध्वस्त हो गईं,
कितनी सारी सभ्यताएं नष्ट कर दी गई, कितने सारे मूल्य विस्मृत हो गए। लेकिन इस हताशा से बड़ी है यह सच्चाई, लेकिन इस हताशा से बड़ी है यह सच्चाई कि फिर भी चीजें बची रहीं। बनाने वालों के हाथ लगातार रचते रहे कुछ न कुछ, नई इमारतें, नई सभ्यताएं, नए बुत, नए सलीब, नई कविताएं। नई इमारतें, नई सभ्यताएं, नए बुत, नए सलीब, नई कविताएं और दुनिया में टूटी हुई चीजों को फिर से बनाने का सिलसिला, और दुनिया में टूटी हुई चीजों को फिर से बनाने का सिलसिला। ये दुनिया जैसी भी हो, इसमें जितने भी तोड़ने वाले हों, इसे बनाने वाले बार बार बनाते रहेंगे और बार बार बताते रहेंगे कि तोड़ना चाहे जितना भी हो आसान, फिर भी बनाने की कोशिश के आगे हार जाता है, फिर भी बनाने की कोशिश के आगे हार जाता है। एक दूसरी जरूरी कविता, कविता की जगह। मैंने कहा ना आपको, कविता की रचना धर्मिता पर, कविता की उपयोगिता, जरूरत पर, जवाबदेही पर ये संकलन बेजोड़ है। कविता की जगह। सच है अकेली कविता बहुत कुछ नहीं कर सकती, सच है अकेली कविता बहुत कुछ नहीं कर सकती। हमारे समय में लड़ाइयों के जितने मोर्चे खुले हुए हैं और वार करने की जितनी नई तरकीबें लोगों के पास हैं, खुद को बचाने के जितने सारे कवच, उन सब को देखते हुए कविता एक निरीह सी कोशिश जान पड़ती है। एक निरीह सी कोशिश जान पड़ती है। एक ऐसी कोशिश बहुत सारे अपने पक्ष में, जिस पर सारे हंसते हैं, एक ऐसी कोशिश जिस पर सारे हंसते हैं और जिसका बहुत सारे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। कविता अब न किसी को डराती है, न किसी को जगाती है। वह न मिसाल बन सकती है, न मशाल। ज्यादा से ज्यादा वह है एक ऐसा ख्याल, ज्यादा से ज्यादा वह है ऐसा ख्याल जो आपको खुश करे, तसल्ली दे, जिसे आप अपने बचे रहने के तार तार हो चुके सबूत की तरह देखें। यह भी सच है, यह भी सच है कि हमारा ज्यादातर समय कविता के बिना बीतता है। यह भी सच है कि हमारा ज्यादातर समय कविता के बिना बीतता है। हमारी ज्यादातर लड़ाइयों में कविता काम नहीं आती। कई बार वह एक अनुपयोगी अनुषंग की तरह बची रहती है, जो डार्विन के विकासवाद के मुताबिक सिकुड़ती छींचती जा रही है। डार्विन के विकासवाद के मुताबिक सिकुड़ती छींचती जा रही है। यह कह देना एहसास से कहीं ज्यादा चलन का मामला है कि इसके बावजूद वह बची रहेगी, कि इसके बावजूद वह बची रहेगी, देती रहेगी दस्तक हमारे अंतरात्मा के बंद दरवाजों पर, कि किसी फुसफुसाहट की तरह नई हवाओं में भी हमें पुराने दिनों की याद दिलाती रहेगी। नई हवाओं में भी हमें पुराने दिनों की याद दिलाती रहेगी और हमें हमसे मिलाती रहेगी, हमें हमसे मिलाती रहेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि धीरे धीरे जैसे ईश्वर की, वैसे ही कविता की भी जगह घटती जा रही है इस जीवन में। ईश्वर से पैदा हुआ शून्य तो कविता भरती है, ईश्वर से पैदा हुआ शून्य तो कविता भरती है। कविता से पैदा हुआ शून्य कौन भरेगा? कविता से पैदा हुआ शून्य कौन भरेगा? क्या कविता नहीं रहेगी तो हमारा होना एक ब्लैक होल में किसी बुझे हुए सितारे की राख की तरह बचा रहेगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, आपके पास हो तो फिलहाल तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं बचा रहूं। फिलहाल तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं बचा रहूं और मुझ में मेरी कविताएं बची रहें, और मुझ में मेरी कविताएं बची रहें। और एक आखिरी कविता जो मुझे बहुत पसंद है इसी संकलन से, आग। आप भी देखें, सुने।
अपने लिखने पर बहुत भरोसा रहा हमें, अपने लिखने पर बहुत भरोसा रहा हमें, एक भोला भरोसा जो एक कमजोर सी कलम के बूते देखता रहा, लेकिन दुनिया का सपना, जबकि दुनिया हमें बदलती रही। उसने हमारे लिए कलमें बनाई, उनका मोल लगाया। उसने हमारी आग को अपनी धमन भट्टियों के लिए इस्तेमाल किया। उसने हमारे हुनर से अपने घर सजाए। उसने हमारे ऊपर सुविधाओं का पानी डाला। हम पहले धुआं हुए, कुछ की आंखों में गड़े, फिर राख हुए। हम पहले धुआं हुए, कुछ की आंखों में गड़े, फिर राख हुए। समाधि लेख की सामग्री बने। वैसे हमें बुझाने के और भी आसान तरीके सामने आ गए। लोगों ने पहले हमारा जादू देखा, लोगों ने पहले हमारा जादू देखा, फिर इस जादू का बिखरना देखा। हम बंद हो गए एक माचिस की डिबिया में, हम छोटी छोटी तीलियों में बदल गए, बस इतने में आश्वस्त और खुश कि हमारे भीतर बची हुई है आग, कि थोड़ी सी रगड़ से वह दिखा सकती है अपना कमाल, कि थोड़ी सी रगड़ से वह दिखा सकती है अपना कमाल, कि अब भी उसमें कहीं भी जल उठने, कुछ भी जला देने की क्षमता है। लेकिन माचिस की डिब्बी में बंद ये तीलियां, लेकिन माचिस की डिब्बी में बंद ये तीलियां यह तक नहीं देख पाई कि वे किन पाकशालाओं, किन जेबों के हवाले हैं, और किनका चूल्हा जलाने, किनकी सिगरेट जलाने में इनका इस्तेमाल हो रहा है। हम आग थे, हम आग थे, हम में जलने की संभावनाएं थीं, हम में बदलने की संभावनाएं थीं, लेकिन हमने हवाओं से मुंह छुपाया, दिशाओं से पाला बदला, कुछ भी देखने से इनकार किया। ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा जिसे हम मशाल समझते रहे, वह तीली तीली सिमटती गई, बड़ी उपमाओं के नीचे बनते रहे छोटे छोटे यथार्थ, बड़ी उपमाओं के नीचे बनते रहे छोटे छोटे यथार्थ। ध्यान से देखें तो जिनमें दिखेगी एक अट्टहासी कामयाबी। आग को जीत कर ही इंसान ने सभ्यता बनाई, आग को जीत कर ही इंसान ने सभ्यता बनाई। आग को गुलाम रखकर ही वह अपने इस सभ्यता को बचा रहा है, आग को गुलाम रखकर ही वह अपनी सभ्यता को बचा रहा है। तो आज हम थे प्रियदर्शन की कविताओं के साथ, बेहद ज़रूरी कविताएं। मेरी हमेशा यह पेशकश रही है कि प्रियदर्शन की ऐसी ज़रूरी कविताओं को बीए और एमए के विद्यार्थियों को भी उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उनके रूबरू किया जाए, और वे इस पर सोचे कि सृष्टि और सृष्टि का सबसे अनुपम उपहार मनुष्य किस तरह बचेगा, किस तरह मानवता बचेगी, संवेदनाएं बचेंगी, और ये सब बची रहेंगी हमने, तभी तो कविता बचेगी। साथियों, इस मुहिम में मेरे साथ रहे, कविता को बचाने की कोशिश में हम सब एकजुट हों। इसी के साथ बहुत शुक्रिया।